एक बच्चे के रूप में हम सभी ने लोकप्रिय वाक्यांश हम आइसक्रीम के लिए चिल्लाते हैं सुना है, और इस वाक्यांश का बहुत ही सीधा मतलब है कि ये लोगों के लिए आइसक्रीम का आनंद दिखाता है, लेकिन मेरे लिए इसका मतलब कुछ अलग था। अब आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मेरे साथ आइसक्रीम का अनुभव अच्छा नहीं था। ये कहानी नताशा की है। जब वो 16 साल की थी, मैं उस वक्त 8वीं कक्षा में थी। नए टीनेज ईयर में मेरी सभी अनावश्यक चीज़ों में रुचि खत्म होती जा रही थी जो कि बच्चे के रूप में मुझे उत्साहित करती थी, जैसे कि खिलौने, गुब्बारे और कार्टून। लेकिन आइसक्रीम के प्रति मेरा प्यार अभी भी बरकरार था। ये कोई ऐसी वैसी आइसक्रीम नहीं थी। ये हम सबके चहेते अंकल निकी की हेल्दी आइसक्रीम थी। अंकल निकी नियमित रूप से हमारे पड़ोस में आइसक्रीम बेचते थे। अंकल निकी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी बहुत सी बातें अजीब थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने आइसक्रीम ट्रक को नहीं चलाया, क्योंकि वो जिस वाहन को चलाते थे वो ट्रक की तुलना में आरवी ज्यादा लगता था। वो किसी भी आइसक्रीम ट्रक से काफी बड़ा था, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने इसे नाम दिया हेल्दी लिविंग आइसक्रीम। आमतौर पर ये उनका आदर्श वाक्य था, और उन्होंने ट्रक डिजाइन में भी इसी का इस्तेमाल किया था। हम सब ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आइसक्रीम में शुगर लेवल अधिक होता है, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। लेकिन वो हमेशा कहते थे कि उनकी आइसक्रीम अलग है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि वो इस बात को कैसे बताते थे। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि मेरी ये आइसक्रीम दुनिया की सबसे हेल्दी आइसक्रीम है। आइए इसे अपने बच्चों के लिए खरीदें ताकि वो हेल्दी हो जाएं। मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था, वो ऐसा इसलिए कहता था ताकि उसके पास नए ग्राहक आए। लेकिन जिस तरह से वो ये बात बताता था, ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। और आखिरी सबसे अजीब बात, उनके आइसक्रीम का स्वाद सच में बहुत अलग था। इसे समझा पाना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं कि वैनिला आइसक्रीम का स्वाद एक जैसा होता है, चाहे आप उसे किसी भी स्टोर से खरीदें। लेकिन मिस्टर निकी द्वारा बनाई गई आइसक्रीम का स्वाद काफी यूनिक था। पता नहीं उन्होंने कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे, लेकिन उसकी वजह से उनकी आइसक्रीम का स्वाद बाकियों से काफी अलग था। और शायद यही एक खास वजह थी जिसकी वजह से मैं उनकी आइसक्रीम खाने के लिए तरसती रहती थी। मैं जानती थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तरह हर दूसरा बच्चा भी यही चाहता था। और इसीलिए मिस्टर निकी हमारे पड़ोस में दिखाई देते थे, क्योंकि वो लगभग हर दिन वहाँ आते थे। हर बार जब मैं स्कूल से घर लौटती थी तो अपने माँ से कुछ पैसे लेती थी, और उसके बाद मैं सीधे मिस्टर निकी की हेल्दी लिविंग आइसक्रीम खाने जाती थी। और जल्द ही ये मेरा रूटीन बन गया। मैं हमेशा उनकी आइसक्रीम खाने जाती थी। लेकिन एक दिन एक बहुत ही अजीब घटना हुई। मैं अभी स्कूल से वापस आई थी और हमेशा की तरह मिस्टर निकी की ट्रक से कुछ आइसक्रीम लेने गई। वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि मेरी तरह बाकी बच्चे भी वहाँ आइसक्रीम लेने आए थे। इसलिए मैं पीछे खड़ी हो गई और भीड़ के कम होने का इंतजार करने लगी। लेकिन जब मैं वहाँ खड़ी थी तो मैंने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी जो ट्रक के पीछे से आ रही थी। मैं उत्सुक हो गई और ट्रक के पीछे की ओर जाने लगी। मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मैं दरवाजे के पास पहुँच गई, और जैसे ही मैं दरवाजे पे कान लगा के सुनने वाली थी कि तभी मैंने अंदर से एक दबी हुई चीख सुनी। उस चीख ने मुझे चौंका दिया। मैं तुरंत वहाँ से निकल गई। वो चीख सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा था। जब मैं वहाँ खड़ी थी तो मेरे दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। मैं हिलने से भी डर रही थी। और आखिरकार सब शांत हो गया, क्योंकि आइसक्रीम के लिए भीड़ लगाए हुए बच्चे वहाँ से जा चुके थे। मैं वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी आइसक्रीम ट्रक का दरवाज़ा खुला और उसमें से मिस्टर निकी बाहर आए। उन्होंने मुझे वहाँ पे खड़ा देखा। वो बहुत चिंतित हो गए और कहा, तुम एमिली हो ना? मैं अभी भी डरी हुई थी और उन्हें जवाब नहीं देना चाहती थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम जानती हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। कोई नहीं जानता कि एक सुंदर लड़की के साथ क्या हो सकता है। क्या हुआ? तुम गिर गई थी? तुम डरी हुई हो, ऐसा लगता है जैसे भूत देख लिया हो, या फिर तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? उसके चेहरे के भाव ने मुझे डर से चुप करा दिया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और उसके बाद मैंने ठीक वही किया जो मेरे दिमाग में आया। मैं बिना कुछ बोले अपने घर के लिए भागी। घर जाकर मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। मेरी माँ ने मुझे देख लिया और मुझसे पूछा, बेटा एमिली, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमने अपनी आइसक्रीम ली? मैंने सवालों को टाल दिया और कहा कि मैं ठीक हूँ, और कहा कि आज मेरा आइसक्रीम खाने का मूड नहीं है। उस रात मैं अपने बेड पे लेटी हुई थी। मेरे दिमाग में केवल एक बात चल रही थी कि उस दोपहर को क्या हुआ था। क्या ये सब सिर्फ एक मेरी गलतफहमी थी, या फिर मिस्टर निकी के ट्रक में कोई सच में खतरे में था? अगर ऐसा सच में था तो वो कौन था?
अगले सप्ताह के दौरान मैं मिस्टर निकी की ट्रक से दूर रही, क्योंकि उस घटना से मैं अभी भी डरी हुई थी। इस घटना के बाद मेरे बर्ताव में कुछ बदलाव आ गए थे, जिसे मेरी माँ ने अच्छी तरह से भांप लिया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि एमिली, स्कूल में सब कुछ ठीक तो है ना? उसके बाद मैंने उन्हें जवाब दिया कि हाँ मॉम, सब कुछ ठीक है। मैंने छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जानती थी कि मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। आखिरकार उन्होंने सवाल पूछना बंद कर दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। हर गुजरते हुए दिन के साथ मैं अपने विचारों में गहराई से उतरती गई और मुझे एहसास हुआ कि इस घटना से मेरे दिमाग पर गलत असर हुआ है। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे मैं अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी, और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मैं ऐसे जी नहीं सकती। मैं जानती थी कि मुझे इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा, और इसके बारे में पता लगाने का केवल एक ही तरीका था। इसके बाद मैंने अपने संकल्प को मजबूत किया और मैंने तय किया कि मुझे क्या करना चाहिए। अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो मैं चुपचाप घर से बाहर निकल गई और मिस्टर निकी के वैन के लिए अपना रास्ता बना लिया। मुझे एक आइसक्रीम का कोन मिला था और हर बार की तरह वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मैंने ट्रक के पीछे जाने का रास्ता बनाया। दरवाजे बंद थे, इसलिए मैं वहाँ खड़ी हो गई और मैंने वहाँ इंतज़ार करने का फैसला किया कि मुझे कुछ दिखाई या सुनाई दे, लेकिन मैंने प्रार्थना भी की कि ऐसा कुछ भी ना हो। कुछ मिनट बीत गए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं वहाँ खड़ी थी तो मुझे आश्चर्य होने लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कभी कोई चीख सुनी ही ना हो, या फिर मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। उसके बाद मैं उन बातों के बारे में सोचने लगी जो मिस्टर निकी से जुड़ी हुई थी। वो एक अच्छे और बहुत ही ईमानदार इंसान थे जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वहाँ लगभग आधे घंटे खड़े रहने के बाद मैंने मान लिया कि ये बस मेरा एक वहम था। चूंकि मैंने वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए मैं बस वहाँ से निकलने ही वाली थी। मैं जाने के लिए पीछे मुड़ी कि तभी मैंने ट्रक के दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनी और मैं जल्दी से वहाँ छिप गई। मैंने देखा कि मिस्टर निकी ट्रक के पीछे से निकले। वो कचरा बाहर निकाल रहे थे, और जैसे ही वो सड़कों पर उतरे जहाँ हमारे कचरे के डिब्बे थे, मैंने देखा कि ट्रक का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैं जानती थी कि मैंने कुछ भी नहीं सुना, लेकिन मैं फिर भी देखना चाहती थी अपने वहम को दूर करने के लिए। इसलिए मैं आगे बढ़ी और वैन के अंदर झांकने की कोशिश की। वहाँ बहुत अंधेरा था, मैं अंदर ठीक से नहीं देख पा रही थी, इसलिए मैंने तय किया कि मुझे अंदर जाना चाहिए, और दोनों मुट्ठियाँ भींचकर मैं वैन के अंदर चली गई। मैंने देखा कि वैन के अंदर एक छोटा सा कमरा था। मैं अपने आसपास नहीं देख पा रही थी। वहाँ पे बहुत ही कम रोशनी थी और वो भी बाहर से आ रही थी। इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट से चारों ओर देखा। फ़ोन निकालते वक्त मैंने महसूस किया कि मैंने किसी ठोस चीज़ पर अपना पैर रख दिया है। मेरे वज़न से वो टूट गया। मुझे लगा कि मैंने एक छड़ी पर अपना पैर रख दिया है। उसके बाद मैंने फ्लैशलाइट ऑन किया, ये देखने के लिए कि मैंने किस चीज़ पर अपने पैर रख दिए हैं। मैंने देखा कि मैंने एक बॉक्स के ऊपर अपने पैर रख दिए थे और उसके अंदर की चीज़ें फर्श पर बिखर गई थी। मैं पहली नज़र में ही समझ गई कि वो छड़ी नहीं थी, क्योंकि उनका रंग कुछ अजीब सा था। उसके बाद जब मैंने बॉक्स के अंदर झांका तो मैंने देखा कि ये छोटी हड्डियां लग रही थी। पहले तो मुझे लगा कि वो कुत्तों की हड्डियां हैं, क्योंकि किसी इंसान के लिए वो बहुत ही छोटी थी। लेकिन उसके बाद मैंने वहां पे कई सारी छोटी खोपड़ियां देखी। उन खोपड़ियों को देखने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। इस बार मैं गलत नहीं थी, ये मानव खोपड़ियां थीं। वो खोपड़ियां बहुत ही छोटी थी, इसलिए मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ये खोपड़ियां बच्चों की थी। मैंने खुद को चीखने से रोक लिया और मैंने पीछे हटना शुरू कर दिया। मैंने अभी 4 कदम भी पीछे नहीं लिए थे कि मैं फिर किसी से टकराई। जब मैं मुड़ी तो मैंने देखा कि वहां 3 औरतें थीं जिनको जंजीर से बांधकर लटकाया गया था। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उन्होंने कोई टॉप या ब्लाउज नहीं पहना था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ब्रेस्ट पंप उनके स्तनों से जुड़ा हुआ था। ये बहुत ही भयानक दृश्य था। देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो किसी जानवर की तरह इनका दूध निकाला जा रहा है। ये सब देखने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इससे पहले कि मैं चीख पाती, वहां रोशनी आ गई। उसके बाद मिस्टर निकी ने बोला, अच्छा तो तुमने मेरे दोस्तों को ढूंढ लिया। उसके बाद मैंने देखा कि मिस्टर निकी के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और वो मुझे घूर रहे थे। कमरे में अब रोशनी आ चुकी थी और अब मैं उस कमरे को साफ साफ देख सकती थी। और ठीक उसी वक्त मैंने देखा कि छत से लटकी एक महिला गर्भवती थी।
प्लीज प्लीज मिस्टर निकी, ये सब क्या है और ये सब औरतें कौन हैं? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। डर से मेरे कदम पीछे की ओर जा रहे थे। मैं मिस्टर निकी से दूर जा रही थी। उसके बाद मिस्टर निकी ने बोला, ये औरतें मेरी दोस्त हैं जो अपनी मर्जी से मुझे गिफ्ट देती हैं, जिन्हें मैं इंग्रेडिएंट्स के रूप में इस्तेमाल करता हूं। मैं कंफ्यूज थी, चौंक गई थी और एक ही समय में डर भी गई थी, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने बोला, मैं इनका आभारी हूं। ये इनके उदारता का ही परिणाम है, क्योंकि इनके गिफ्ट के बिना एक हेल्दी आइसक्रीम बना पाना बहुत ही मुश्किल काम था। वो हेल्दी आइसक्रीम अभी तुमने कुछ देर पहले ही खाया है। ऐसा लग रहा था कि वो अपने बीमार तरीकों का प्रचार कर रहे थे। और पहली बार मिस्टर निकी मानसिक रूप से बीमार दिखे। मैं फर्श पर देख रही थी, जहां पर ढेर सारे कंकाल बिखरे हुए थे। ओह अच्छा, तुमने मेरे बच्चों को भी ढूंढ लिया। तुम बिजी थी, है ना एमिली? पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जल्द ही मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके बाद एक जोरदार चीख के साथ मैं उससे दूर भागी। उसके बाद मिस्टर निकी ने कहा, अच्छा तो तुम समझ चुकी हो। तुम्हें पता है, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, और वो सही थी। ये हमेशा स्वादिष्ट, पौष्टिक और हेल्दी होता है, और इसीलिए मैं इसे अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करता हूँ। और इसके लिए पहले मुझे उन्हें माँ बनाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास बाप बनने का बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम समझ सकती हो, है ना एमिली? मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मैंने हकलाते हुए कहा, मिस्टर निकी, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? और फिर उन्होंने कहा कि पागल मत बनो एमिली, मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं होते। इससे पहले कि मैं वहां से निकल पाती, वो पूरा जोर लगाकर मेरी तरफ दौड़े। वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनकी सांसें महसूस कर सकती थी, और वो मेरे बॉडी पार्ट्स को टच कर रहे थे। उनकी बदबू से मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने अपने घुटनों से उनके कमर पर वार किया। उसके बाद उन्होंने चीखते हुए मुझसे कहा, कुतिया, साली कुतिया। और बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उस पर वार किया, और मैं सीधे घर की ओर भागी। और घर पहुंचकर मैंने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। मेरी माँ ने सीधे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो मिस्टर निकी वहां नहीं थे। उनका कोई नामो निशान नहीं था, जैसे वो पूरी तरह से गायब हो गए हों। बचपन में इस घटना की वजह से मुझ पे बहुत गहरा असर हुआ। शुक्र है कि थेरेपी के बाद मैं इन सब से उबर गई। हालांकि अभी भी मैं किसी आइसक्रीम ट्रक की आवाज़ से सहम जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मिस्टर निकी अभी भी बाहर घूम रहे हैं और वो अपनी स्पेशल हेल्दी आइसक्रीम लोगों को बेच रहे हैं। ये सोचकर कि एक बार मैंने भी इस आइसक्रीम को खाया है, मैं सहम जाती हूँ। लेकिन मैं मान लेती हूँ कि ऐसा करने वाली मैं अकेली नहीं थी, क्योंकि आप में से कोई भी जो इस कहानी को सुन रहा है, शायद पहले से ही मिस्टर निकी की बनाई हुई स्पेशल हेल्दी लिविंग आइसक्रीम को खा चुका हो। ये कहानी जूली की है। मेरी माँ ने बचपन से ही रविवार की मास को कभी मिस नहीं किया है। वो एक ऐसी इंसान है जो दूसरों की मदद करना पसंद करती हैं। जब मैं 2 साल की थी, वो मुझे अपने साथ चर्च ले जाती थी। मेरे पिता नास्तिक थे, लेकिन फिर भी वो हमारा समर्थन करते थे। वो कभी भी हमारे साथ संडे मास में नहीं जाते थे। एक बच्चे के रूप में मुझे याद है कि एक बूढ़े आदमी को सुनने वाले लोगों से भरे कमरे में बेंच पर बैठने के विचार से मुझे नफरत थी। संडे मास बोरिंग था। इसके बजाय मैं पार्क में खेलना चाहती थी। इसलिए मुझे अपने साथ चर्च ले जाने के लिए मेरी मम्मी मुझे आइसक्रीम का लालच देती थी। संडे मास खत्म होने के बाद वो मुझे मेरी पसंदीदा आइसक्रीम दिलवाती थी। हर हफ्ते एक आइसक्रीम खाने के विचार ने मुझे उनके साथ मास में जाने के लिए मजबूर कर दिया, और इसी तरह मैं हर हफ्ते रविवार की प्रार्थना सभा में भाग लेने लग गई। ये तब हुआ जब मैं लगभग 13 या 14 साल की थी, और इस घटना के बाद मैंने अपनी माँ से रविवार के मास के बाद कभी भी आइसक्रीम के लिए नहीं कहा, कभी भी नहीं। मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ और भी बताना है। वो एक बेचैन ड्राइवर है। वो ड्राइविंग से नफरत करती हैं
और जब ज़रूरी हो तभी ड्राइव करती हैं। मेरे पिताजी हमें लगभग हर जगह ले जाते थे, लेकिन माँ को हर रविवार चर्च जाना पड़ता था क्योंकि पिताजी नहीं ले जाते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी माँ एक खराब ड्राइवर है। वो बस ड्राइविंग के दौरान कुछ ज़्यादा ही चिंतित और सतर्क रहती हैं, खासकर रात के वक्त। मास आमतौर पर दोपहर के 3 बजे के आसपास शुरू होता है और शाम को लगभग 5 या 5:30 बजे समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम आइसक्रीम की दुकान पर जाते हैं और आइसक्रीम खाते हैं और रात होने से पहले घर चले आते हैं ताकि मेरी माँ को अंधेरे में ड्राइव न करना पड़े। हम एक ग्रामीण कस्बे में रहते हैं और जब मैं एक टीनेजर थी तो कस्बे के चारों ओर गंदी सड़कें थी और वहां शायद ही कोई स्ट्रीट लाइट हो। उस दिन मास थोड़ा लेट शुरू हुआ और हमारे अनुमान से वो काफी लेट खत्म हुआ। उस वक्त मैं एक टीनेजर थी, इसलिए अपनी माँ के मना करने के बावजूद मैंने आइसक्रीम खाने की जिद की। मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे आइसक्रीम दिलाने का वादा किया था और आपको ये पूरा करना होगा। भले ही बाहर अभी काफ़ी रोशनी थी, लेकिन मैं जानती थी कि जब तक हम अपनी आइसक्रीम ख़त्म करेंगे तब तक बाहर अंधेरा हो जाएगा और मेरी माँ को घोर अंधेरे में घर तक कार चलाना होगा। केवल हेडलाइट्स ही हमारे रास्ते को रोशन कर रही होंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपने टीनेजर्स में थी, इसलिए मैंने अपनी माँ से जिद की कि मुझे आइसक्रीम खानी है। उसके बाद हम दोनों आइसक्रीम की दुकान पर गए और वहाँ एक बूथ पर बैठे और फिर अपना रेगुलर ऑर्डर दिया। हमने अपनी आइसक्रीम खाई और मैं देख सकती थी कि माँ हर गुजरते मिनट के साथ चिंतित हो रही थी क्योंकि बाहर अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। और अंत में हमने बिल का भुगतान किया और माँ गाड़ी चला रही थी और मैं बगल की सीट पर बैठी हुई थी। आइसक्रीम की दुकान से हमारे घर की ओर एक कच्ची सड़क जाती थी। हालांकि माँ ने अनगिनत बार इस सड़क पर गाड़ी चलाई थी, लेकिन फिर भी वो हाई अलर्ट पर थी क्योंकि सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो रहा था। जब तक हम अपने पड़ोस में नहीं पहुंच जाते तब तक इस कच्ची सड़क के दोनों ओर कोई घर नहीं था। ये रोड लगभग 7 मील लंबी थी और सड़क के दोनों ओर काफी ज्यादा घने जंगल थे। मेरी माँ ने लगभग 2 मील की दूरी तय कर ली थी और जब हम आगे बढ़ रहे थे कि तभी मैंने देखा मेरी माँ ने स्टीयरिंग व्हील को बहुत जोर से पकड़ा है और 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजरें सड़क से नहीं हटा रही हैं। वो बहुत ज्यादा सतर्क थी। और ठीक उसी वक्त मैंने उनकी खिड़की की तरफ देखा कि जंगल के किनारे एक छोटी सी लड़की अकेली बैठी हुई है। 1 मिनट के लिए मैं उलझन में थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मैंने एक लड़की को देखा है, इसलिए मैंने अपनी माँ को बताया। माँ, मैंने अभी वहां एक लड़की बैठी हुई देखी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो गाड़ी चलाने में इतनी तल्लीन थी कि उन्होंने मुझे सुना ही नहीं। मैंने ये बात फिर से दोहराई और इस बार उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, जूली, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम एक घने जंगल में हैं? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने यहाँ एक लड़की देखी? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे पक्का यकीन है। हमें वहां एक बार जाके देखना चाहिए। सूरज की आखिरी रोशनी आसमान छोड़ चुकी थी और अब जाहिर था कि अगर हम पीछे मुड़े तो हमें घर वापस लौटते लौटते रात हो जाएगी। लेकिन मेरी माँ कभी भी ऐसे व्यक्ति से दूर नहीं हुई जिसे मदद की जरूरत हो। इसीलिए उन्होंने यू टर्न लिया और हम वापस उसी जगह पे आ गए जहां मैंने उस लड़की को देखा था। वहां पे रोशनी की कमी के कारण लड़की को पहचानना मुश्किल था। इसीलिए मेरी माँ ने हेडलाइट्स को ठीक उसी जगह सेट किया जहां मैंने उस छोटी लड़की को देखा था। और ऐसा करने के ठीक बाद हमने देखा कि लगभग 5 मीटर की दूरी पर वो लड़की वहां बैठी थी। उस लड़की ने पिंक नाइट गाउन पहना हुआ था और अपने पैरों को अपनी छाती से चिपका कर रखा था और अपने चेहरे को नीचे झुकाकर आगे पीछे झूल रही थी। मेरी माँ उस लड़की को देखकर हैरान रह गई। इस समय यहाँ किसी को देखने की संभावना बहुत कम थी और किसी बच्ची का मिलना तो नामुमकिन था। हम लोगों ने उस लड़की के पास जाने की बजाय धीरे धीरे उसके पास से गुजरने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि वो क्या कर रही है। हमारा शहर एक बहुत ही करीबी समुदाय था, इसलिए रात में एक सड़क के बीच में ऐसी लड़की को देखना
नॉर्मल नहीं था, जिसे हम पहचानते भी नहीं थे। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, हमें उम्मीद थी कि वो कार को देख लेगी जो धीरे धीरे उसकी साइड से जा रही थी। एक नॉर्मल इंसान कम से कम ऊपर देखेगा कि कार में कौन था या कार कौन चला रहा था। हम लोग उस लड़की को डराना नहीं चाहते थे, लेकिन जब हमारी कार उसके पास से गुजरी तो उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। हमने देखा कि वो बस आगे पीछे झूल रही है। इसके अलावा वो लड़की बच्ची नहीं थी, क्योंकि हमने मान लिया था कि वो मेरे उम्र की टीनेजर है। जब हम उस लड़की से कुछ मीटर आगे पहुंचे तो हमने देखा कि हम उसे रियर व्यू मिरर में नहीं देख पा रहे हैं। अगर सच कहूं तो ये बहुत डरावना था, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए अंधेरे को जिम्मेदार ठहराया। मेरी माँ को उस लड़की के लिए चिंता हो रही थी, इसलिए हमने यू टर्न लेने का फैसला किया। लेकिन इस बार मेरी माँ उस टीनेजर लड़की से बात करने वाली थी। लेकिन जब हम वापस लौटकर उसी जगह पर आए तो वो लड़की हमें कहीं नहीं दिखी। हमने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। मेरी माँ और मैंने फैसला किया कि घर पहुंचकर हम सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और लौटते वक्त हम दोनों ने वहां पे जो भी देखा उसकी रिपोर्ट लिखवाएंगे। इतने घने अंधेरे में वहां सिर्फ हमारे हेडलाइट से ही रोशनी आ रही थी। अब मैं आपको उस जगह के बारे में बताती हूँ जहां हमने उस लड़की को देखा। वो जगह आइसक्रीम शॉप से लगभग 2 मील की दूरी पे थी। लगभग 10 मिनट के बाद हमने 4 मील की दूरी तय कर ली थी और उसके बाद हम एक चौराहे पे थे जो हमारे पड़ोस की ओर जाता था और सड़क के नीचे लगभग 1 मील की दूरी पर हमारा घर था। जब हम चौराहे पर पहुंचे तो आसपास ना तो कोई कार थी और ना ही कोई इंसान था, लेकिन उस चौराहे की दूसरी ओर एक लड़की थी जो उसी लड़की से मिलती जुलती थी जिसे अभी हमने वापस आते समय देखा था। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। इस बार वो बैठी नहीं थी, बल्कि वो सिर नीचे करके खड़ी थी और उसके बाल चेहरे को ढके हुए थे। ये सब देखने के बाद मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं ये साफ देख सकती थी कि मेरी माँ भी खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही हैं। मॉम, क्या ये वही लड़की है? हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? मेरी माँ को ये वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी। मेरी माँ और मेरे दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी, आखिर ये लड़की इतने कम समय में इतनी दूर कैसे आ गई? ये लगभग 4 मील का रास्ता था और किसी भी सामान्य इंसान के लिए इतनी दूरी और वो भी इतने कम समय में तय कर पाना बहुत मुश्किल था। मुझे इसके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हालांकि मेरी मॉम अभी भी इस लड़की की मदद करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने लड़की की तरफ गाड़ी घुमाना शुरू कर दिया। और ये सब देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मॉम, उस लड़की की तरफ मत जाओ ना, चलो ना घर चलते हैं। देखो कितना अंधेरा हो गया है, पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज मॉम, प्लीज चलो ना घर चलते हैं, प्लीज मॉम। मैं गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मेरी माँ ने मेरी बात नहीं मानी और लड़की की ओर गाड़ी चलाती रही। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गई कि मैं सीट पर बैठने की बजाय फुटरेस्ट पर बैठ गई और डर से मैंने अपने कान और आंख बंद कर लिए। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो लड़की हमारे कार के बगल में ही खड़ी थी और इसलिए मैंने शीशा नीचे करने की कोशिश नहीं की और मैं चुपचाप वहां सहमी सी बैठी हुई थी। मेरी माँ ने मुझे कई बार खिड़की को नीचे करने को कहा, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और फिर उसने खुद ही होल्डर पकड़ के खिड़की को नीचे कर दिया ताकि बाहर खड़ी लड़की से मेरी माँ बात कर पाए। मेरे लाख मना करने के बावजूद वो नहीं मानी और उसने खिड़की को नीचे कर दिया। हेलो, क्या हुआ बेटा, आपको मदद चाहिए? मेरी मॉम ने उस लड़की से पूछा और मेरी माँ ने ये कहने के बाद कार को फुल स्पीड से भगाया और मैं समझ गई कि कहीं कुछ गड़बड़ है। मेरा सर बहुत जोर से चकरा रहा था। उसके बाद मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। उन्होंने एक हाथ से अपना मुंह ढका हुआ था और एक हाथ से व्हील स्टीयरिंग चला रही थी। उसके बाद मैं अपने सीट पे बैठ गई और उनसे पूछा, मॉम, क्या बात है? पहले तो वो इतना ज्यादा चौंक गई कि जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, वो बस चुपचाप कार चलाती रही। मैं जानती हूँ
कि मेरी माँ कार को कभी भी इतना तेज नहीं चलाती हैं और रात को तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने उनसे एक बार फिर से वही सवाल पूछा और इस बार उन्होंने बस इतना ही कहा, उस लड़की का कोई चेहरा नहीं था, वो खोखला था। इतना सुनने के बाद मेरी दिल की धड़कन रुक सी गई थी। मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि अपने सीट पर बैठकर मैं प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हम जल्दी घर पहुंच जाएं। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, मेन डोर को खोलकर हम लोग घर के अंदर भागे और तभी मेरे पिताजी ने पूछा कि क्या बात है। उसके बाद हमने उन्हें पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने पुलिस को बुलाने का फैसला किया और एक टीनेजर लड़की की तलाश के लिए रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस पूरी रात उस इलाके की छानबीन करती रही कि उन्हें कोई टीनेजर लड़की मिल जाए, लेकिन अंदर ही अंदर मैं और मेरी मां जानते थे कि पुलिस उस लड़की को नहीं ढूंढ पाएगी। इसके बाद हमने कभी भी मास के बाद आइसक्रीम नहीं खाई और मास खत्म होने के बाद हम सीधे घर जाते हैं, भले ही बाहर कितनी भी रोशनी क्यों ना हो। उस दिन के बाद वो लड़की हमें कभी नहीं दिखी और उस रात हमने जो भी देखा उसके लिए हमारे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन हमारी दिल की गहराई में ये बात हम अच्छी तरह से जानते थे कि उस रात को हम किसी शैतानी ताकत से बाल बाल बचे थे।